हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने दे दिया है। अब ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये फिजिकल नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किसकी? एसिड्स की। वन बाय वन करते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझते हैं। और एक्टिविटीज़ को स्किप करना मतलब बेवकूफ़ी है। आपको एक्टिविटीज़, हर इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ का जो डायग्राम है, सब चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 5-5, 4-4 नंबर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है केमिकल, कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके रिएक्टिव बॉडी को देखेंगे तो मेटल प्लस एसिड क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं, यानी कि रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मेटल है, जैसे कि जिंक एक मेटल होता है, और एसिड को लेंगे, कोई भी एसिड ले सकते हो। यहाँ पर हमने H2SO4 लिया है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट, दैट इज़ जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट होगा वो सॉल्ट होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। अब ये हुआ कैसे बेटा? देखो यहाँ पर जो ये Zn था ना, मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, Zn था, उसने H2SO4 के साथ रिएक्ट करे। तो इसने करा क्या, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया, और बदले में उसके साथ किसके साथ? सल्फर के साथ खुद ऐड हो गया। और क्या बन गया हमारे पास? क्या बन गया हमारे पास? ZnSO4 बन गया, दैट इज़ सॉल्ट, और द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज़ जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ है। उसी तरीके से आप कोई भी मेटल लो और कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो वो सॉल्ट ही बनाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन, ये एक्टिविटी भी हमें शो करेगी। अब ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है? दिस एक्सपेरिमेंट शोज रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद Zn मेटल एंड शो हाउ हाइड्रोजन गैस इज बीइंग टेस्टेड बाय द बर्निंग टेस्ट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब इसमें किया है, एक स्टैंड हमने लिया है, जो कि मेरा स्टैंड एक स्टैंड है। उस स्टैंड से हमने एक बॉइलिंग ट्यूब को कनेक्ट कर दिया है, और बॉइलिंग ट्यूब में हमने एक डिलीवरी ट्यूब, इसे बेटे डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है ना, इसे हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये डिलीवरी ट्यूब होती है, और इसको हमने फिक्स कर दिया है उस बॉइलिंग ट्यूब में कॉर्क के साथ। ये कॉर्क एक रबर की कॉर्क होती है, जो कि एयर को, यानी कि अंदर से बाहर कुछ चीज़ को जाने नहीं देती है। ठीक है, लेकिन उसमें हमने क्या फिक्स कर दिया है? हमने फिक्स कर दी है ये डिलीवरी ट्यूब। अब हमने डिलीवरी ट्यूब फिक्स करने से पहले हमने दो चीज़ें इसमें डाल दी थी। क्या क्या डाली थी? एक तो हमने Zn मेटल डाला था, और क्या डाला था? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो जैसे ही हमने डाइल्यूट H2SO4 में Zn मेटल डाला, हुआ क्या एज अ रिजल्ट? यहाँ पर ना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई, और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने पर यहाँ पर थोड़े थोड़े बबल्स बनने लगे। देखो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि बबल्स बन रहे हैं, और कोई ना कोई यहाँ पर गैस क्या कर रही है? इवोल्व हो रही है, जो कि डिलीवरी ट्यूब के साथ इस तरीके से यहाँ पर पास ऑन हो रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर रखा है, इस एक्टिविटी में क्या शो हो रहा है कि जो डिलीवरी ट्यूब है ना, जो गैस यहाँ पर बन रही थी, यानी कि ये जब Zn मेटल और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे, तो उसमें से एक गैस रिलीज़ हो रही थी। वो गैस कहाँ पर आ रही थी? इस तरफ, इस डिलीवरी ट्यूब में यहाँ पर आ रही थी। और नीचे क्या रख रखा है हमने? एक सोप सोल्यूशन रख रखा है एक किसी भी कंटेनर में, और उस सोप सोल्यूशन से वो जो गैस है वो रिलीज़ हो रही थी। तो जब रिलीज़ हो रही थी, जब उसमें पास हो रही थी, रिलीज़ नहीं, जब उसमें पास हो रही थी उस सोप सोल्यूशन में, तो उससे क्या होगा कि गैस तो पानी में बबल्स बनाती है, तो वो बबल्स बन रहे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब इन बबल्स को हमें टेस्ट करना है, तो एक टेस्ट आता है बर्निंग टेस्ट। ठीक है, तो बर्निंग टेस्ट जब हमने किया, यानी कि कैंडल जब हमने इन बबल्स के पास लेकर के आए, तो वो एक साउंड कर रहे थे, पॉप। यानी कि जैसे ही कैंडल को हम इन बबल्स के पास लेकर के आते हैं, बर्निंग कैंडल को, तो ये जो बबल्स हैं ये फूट जाते हैं, और कैसे साउंड निकालते हैं? पप पप पप, ऐसे करके साउंड निकालते हैं। तो जब भी ऐसे साउंड निकालती है कोई गैस आफ्टर बर्निंग टेस्ट, तो वो कौन सी गैस होती है? वो इंडिकेट करती है कि वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन गैस है। तो जब भी आपको हाइड्रोजन टेस्ट करना होगा, तो आपको बर्निंग कैंडल यानी कि बर्निंग टेस्ट करना होगा। ठीक है, बर्निंग टेस्ट में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड देती है, और उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? कि जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया था, वैसे ही सिमिलरली बेस को अगर हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे मेटल तो जिंक है, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? NaOH तो एक बेस है। तो जब ये दोनों, यानी कि व्हेन बेस रिएक्ट विद एनी मेटल, तो वो सॉल्ट ही बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये सॉल्ट बनता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बच्चे से याद नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आफ्टर रिएक्शन ये फॉर्म क्या करता है? सॉल्ट सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये है पूरी रिएक्शन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, गिव रीज़न में आता है ये क्वेश्चन, कि जो हमारे खट्टे फूड स्टफ्स होते हैं या फिर कर्ड होता है, दही होता है, उसको हमें कभी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, जो कि हमारा कॉपर का बना हो या फिर किसी तांबे का बना हो, उसमें हमें नहीं रखना चाहिए कभी भी। याद रखिए, आपके आसपास या आपके घरों में भी हो रहा है ऐसा, तो आप प्लीज़ उसे ना करें।
कोई भी खट्टे सब्सटेंस को या कर्ड को हमें कॉपर के यूटेंसिल में या तांबे के यूटेंसिल्स में, ठीक है, हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कर्ड होता है और जो हमारे खट्टे सब्सटेंस फूड स्टफ्स होते हैं उनमें एसिड होता है। अब वो एसिड हमारे मेटल के वेसल से रिएक्ट कर जाता है। अभी तो हमने पढ़ा था, यही तो हमने पढ़ा कि कोई भी जो एसिड होगा जब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी कि कोई ना कोई केमिकल बनाएगा। तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है, अगर कर्ड में एसिड है तो वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कॉपर और ब्रास के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कोई ना कोई वो पॉइजनस मेटल कंपोनेंट्स बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है, जो कि हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास और रिएक्शंस हैं जो कि आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं खुद बनाती हूँ, खुद प्रिपेयर करती हूँ, उनमें से आप देख सकते हो। तो रिएक्शन है जैसे कि नाइट्रिक एसिड को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ZnNO3 2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर देखो हर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और जो भी ये सॉल्ट बन रहा है ये सारे सॉल्ट्स हैं। When sulfuric acid reacts with zinc, it forms zinc sulfate and hydrogen gas. When acetic acid reacts with zinc, तो ये क्या बनाएगा? जिंक एसिटेट। ठीक है, ये क्या बनाएगा? जिंक एसिटेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH (2) एंड Zn, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक, इट फॉर्म जिंक क्लोराइड। ये जो होती है वो जिंक क्लोराइड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है। तो आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस याद हो गई होंगी और लर्न हो गई होंगी। देखो, लर्न भी करनी है और लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को बार बार देखना। अगर इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखोगे, 2 से 3 बार ही देखना है, बस 2 से 3 बार देखोगे ना आप इस वीडियो को, तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। फिर आपको भी बताओगे कि ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जब एसिड जो होते हैं, यानी कि जो एसिड्स होते हैं हमारे, अगर वो मेटल कार्बोनेट, पहले था सिर्फ मेटल, अब है बात मेटल कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब होता है उसके पास CO3 लगा होगा, यानी जिसके साथ CO3 लगा होता है वो कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, जैसे मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल लगा दो अगर CO3 के साथ, तो वो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पर है मेटल कार्बोनेट, जैसे कि ये बॉडी है इस रिएक्शन की, कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यही चीज़ हमारी नीचे सारी जितनी भी रिएक्शंस होंगी ना उसमें एप्लीकेबल होगी। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे ये NO2CO3 है। NO2CO3 का मतलब था सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म करेगा, जिसे हम NaCl को हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और H2O को वाटर बोलते हैं। ठीक है, इसी में ही हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे यहाँ पर मेटल कार्बोनेट था ना, यहाँ पर मेटल बाई कार्बोनेट हो जाएगा। बाई में सिर्फ इतना अंतर होता है कि वहाँ पर H लग जाता है। देखो यहाँ पर H नहीं था कोई मेटल कार्बोनेट में, यहाँ पर मेटल बाई कार्बोनेट है तो यहाँ पर H लग गया है। ठीक है, तो व्हेन मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एनी एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, देखो एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बाई में H लग जाता है और यहाँ पर नहीं लगता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं रिएक्शन का, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब ये गैस कैसे पता चली कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? जब किसी ने की होगी ये केमिकल रिएक्शन, जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने रिसर्च की होगी, तो उन्हें ये कैसे पता चला होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन टेस्ट समझा था, उसी तरीके से यहाँ पर लाइम वाटर टेस्ट होता है। ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट, तो इसे याद रखना है आपको। लाइम वाटर टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है उसको हम लाइम वाटर के साथ पास करवाते हैं। अगर वो लाइम वाटर मिल्क यानी कि दूध के जैसा कन्वर्ट हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर कन्वर्ट नहीं होता है, दैट मीन्स वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो अगर हम उसे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, अगर वो मिल्की कलर का हो गया तो यानी कि इसका मतलब वो गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मिल्की कलर का नहीं हुआ है तो इसके अलावा कोई और गैस है वो। ठीक है, तो इसे हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है लाइम वाटर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने किससे पास करवाया था? लाइम वाटर से पास करवाया था, जिससे हुआ क्या कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद CaCO3 यानी कि वाइट कलर का PPT बनाते हैं, जिसे हम मिल्की कहते हैं। कि जो दूध जैसा सब्सटेंस होता है ना, वो एक्चुअल में कोई दूध नहीं आ जाता, उसके अंदर मिल्क नहीं आ जाता, वहाँ पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि वाइट PPT के फॉर्म में होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑन पासिंग एक्सेस CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वाटर तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाएंगे तो यहाँ पर एक और सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ CaHCO3 का होल ट्वाइस 2। ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, ये वाली रिएक्शन खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तब पॉसिबल है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो 3 फॉर्म मतलब बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। हम अपने घरों में देखो मार्बल्स का यूज़ करते हैं तो मार्बल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हम चॉक का यूज़ करते हैं, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन्स का यूज़ करते हैं हम उसे,
कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है। तो एक्टिविटी हमारी बुक में प्रेजेंट है एनसीईआरटी की, और फिगर है 2.2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 बॉइलिंग ट्यूब है, एक तो ये वाली बॉइलिंग ट्यूब है, एक ये वाली। ठीक है, और एक डिलीवरी ट्यूब है। ये जो आप देख रहे हो ना इस शेप की, ये डिलीवरी ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब वो ट्यूब होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह गैस को क्या कराती है, ट्रांसपोर्ट कराती है। ठीक है, डिलीवर कराती है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब ली है। बॉइलिंग ट्यूब में हमने सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमने डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, N, इधर नहीं लिखती, एक मिनट, और मैं यहाँ लिखती हूँ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन करेंगे। दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। और सॉल्ट क्या होगा हमारे पास, सॉल्ट होगा हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और, हमने यहाँ पर सॉल्ट होगा बेटा हमारे पास NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, NaCl, जो कि उसी के अंदर बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, वो रिलीज़ होगी। ठीक है, वो रिलीज़ कैसे होगी, इस डिलीवरी ट्यूब के से होते हुए वो कहाँ जाएगी, वो इस दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के पास जाएगी जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था। ये जो आपको देख रहे हो ना, ये पूरा जो पार्ट है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। और यही रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास होगी तो वो अगर वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स वो क्या बताता है कि ये जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि कोई चीज़ न्यूट्रल है, ना तो हाँ है ना है। तो ऐसा ही हमारे साथ एसिड और बेस के साथ होता है, यानी जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, यानी कि ये बेस है, ये एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करा तो इन्होंने सॉल्ट बनाया, दैट इज़ NaCl, और हमारा वाटर बन गया। ठीक है, ये सिंपल सी रिएक्शन थी बेटा। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट करेंगे। हमारी 4th टाइप ऑफ रिएक्शन है कि जब मेटल ऑक्साइड, अभी तक हमने बेटा पढ़ा था मेटल, फिर सेकंड नंबर पे पढ़ा था हमने मेटल कार्बोनेट। ठीक है, थर्ड पढ़ा है हमने न्यूट्रलाइजेशन, और फोर्थ हम पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड, यानी एसिड का मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट तो बनाएंगे ही, प्लस वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल ऑक्साइड का जैसे एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि बेटा एग्जांपल है, जब मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, जब ये कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक ब्लू ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जिसका नाम होता है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और ये किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और वाटर तो एज अ बाय प्रोडक्ट बनता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपोनेंट है, ये हमारा जो केमिकल है वो रिएक्ट तो एसिड के साथ कर रहा है, लेकिन जो इसके सॉल्ट का जो नेचर है ना वो बेसिक होता है, ये बेसिक नेचर का होता है बेटा। जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे ना, लिटमस टेस्ट करेंगे हम, तो ये बेसिक यानी कि ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये एक की पॉइंट है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जिस तरीके से ये बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों? बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर इन रिएक्टिंग विद एसिड, यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेसिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है, और ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा बहुत आती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फो मतलब दोनों से, दोनों का मतलब एसिड और बेस। जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। कौन से ऑक्साइड्स कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ वर्ड पर, दैट मीन्स वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें 5th रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आपको सबसे पहले ना बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि क्या मेटल क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। बेटा नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है, जैसे मेटालिक ऑक्साइड्स क्या थे, कोई ना कोई मेटल होगा, जैसे कि कॉपर है और उसके साथ O लगा दिया, यानी कि ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है,
उसके साथ हमने O लगा दिया तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल्स के साथ होते हैं। जैसे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट और वाटर भी वो भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि जो इसका नेचर होगा, अगर हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे इस सॉल्ट का तो वो एसिडिक होगा, एसिडिक। यही आपको याद करना है। जब भी नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके सॉल्ट का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। और उससे पहले जब भी मैंने बताया था जितने भी मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाते हैं जिसका केमिकल नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये याद रखना, एसिड के साथ करेंगे तो उसके सॉल्ट का नेचर बेसिक होगा, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। और अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, इसका पार्ट 3। तो इस चैप्टर को अगर पूरा आपको समझना है तो आप आगे तक सारी वीडियोस देखें, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स भी डालूँगी उन बच्चों के लिए जो बच्चों का बेसिक वीक है। जैसे बच्चों को पता ही नहीं है कि मेटालिक ऑक्साइड्स या नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि वो बेसिक कंसेप्ट से वर्क करें। दैट्स ऑल।